गुड मॉर्निंग। मैं अनीता माथुर, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी। हम ज्योग्राफी ऑफ एशिया का अध्ययन कर रहे थे और जिसमें हम एशिया के उच्चावच का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें अब तक हमने पर्वतीय क्रम और नदियों के मैदानों के बारे में पढ़ा। आज हम दक्षिण प्रायद्वीपीय पठार की इसमें बात करेंगे। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और दक्षिण पूर्व भाग में अत्यंत प्राचीन चट्टानों से निर्मित 3 प्रमुख पठार मिलते हैं, जिसमें पहला है अरब प्रायद्वीप का पठार। यह पठार एशिया के दक्षिण पश्चिमी भाग, जिसको हम अरब प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, वहाँ इसकी स्थिति है। यह पठार फारस की खाड़ी, अरब सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर जो है उससे घिरा हुआ है। ये अत्यंत प्राचीन और कठोर चट्टानों से निर्मित है और हम ये मानते हैं कि ये जो पठार है ये प्राचीन गोंडवाना लैंड का ही एक हिस्सा है। ये पठार दक्षिण के एक प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। यहाँ पर रवेदार या क्रिस्टल रॉक्स या रवेदार चट्टानें मिलती हैं, जिसमें ग्रेनाइट चट्टान की प्रधानता है। देखिए, ग्रेनाइट ऐसा एक पदार्थ है जिसकी हार्डनेस को हम सबसे ज़्यादा मानते हैं। बहुत हार्ड होता है इसका पर्वत, तो ये जो क्षेत्र है इसकी चट्टानें बहुत हार्ड होती हैं, बहुत ज़्यादा हम ये कह सकते हैं कि कठोर होती हैं। और ये जो पठार है इसकी सामान्य ऊंचाई लगभग 2000 मीटर है और ये हिस्सा जो है इसको हम शुष्क मरुस्थल के रूप में जानते हैं और शुष्क मरुस्थल होने के कारण ये कुछ मात्रा में रेतीला हो गया है। तो ये एक तरह का रेगिस्तानी क्षेत्र है जिसको हम अरब का प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। और हम ये मानते हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तभी साथ में ही इस क्षेत्र का भी निर्माण हो गया था और इसीलिए हम इसे प्राचीनतम चट्टानों में शुमार करते हैं। फिर हम भारत के प्रायद्वीप की चर्चा करते हैं। ये भारत के दक्षिण में स्थित है और अरब प्रायद्वीपीय पठार की भांति ये वाला क्षेत्र भी बहुत प्राचीन चट्टानों से बना हुआ है। गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, कठोर रवेदार चट्टानों से बना है। इसके उत्तर पूर्वी भाग में जो ज्वालामुखी चट्टानों का भी जमाव है। ज्वालामुखी चट्टानें क्या होती है कि इस क्षेत्र में पहले ज्वालामुखी की क्रिया हुई होगी, उससे जो लावा ज़मीन पे निकलता है उससे जो चट्टानें बनती हैं उसे ज्वालामुखी चट्टानें कहते हैं। इनका जो ढाल है वो पूरब की ओर है और पश्चिम की ओर इसका किनारा सीधा खड़ा है, एक रिज की भांति ये खड़ा हुआ है। इस पठार पर नदियों की भूमि के कारण शरण या कटाव फटाव का काम जो है वो ज़्यादा हुआ है, इसलिए क्या है ये क्षेत्र कंपैरेटिवली ऊबड़ खाबड़ है। और यहाँ की सामान्य ऊंचाई की बात करें तो ये करीब 1400 मीटर यहाँ की ऊंचाई है और पठार के उत्तरी भाग जो है उसका उत्तरी भाग में विंध्याचल पर्वत है, सतपुड़ा का पर्वत है और इस क्षेत्र में मालवा के पठार की प्रमुख श्रेणियाँ हमें मिलती हैं। और इसके दक्षिण में नीलगिरी की पहाड़ियाँ और इलायची की पहाड़ियाँ प्रमुखता से फैली हुई हैं। तो ये भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। उसके बाद हम हिंद चीन के पठार की बात करते हैं। ये दक्षिणी पूर्वी भागों में फैला हुआ है और इसका जो अधिकांश भाग है वो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया इन तीनों के क्षेत्र में फैला हुआ है। ये भी कठोर चट्टानों से बना है और इसमें कई और भी पठारी क्षेत्रों को हम शामिल करते हैं, जिसमें शान, क्विचाऊ और युन्नान जिसे हम प्रोनाउंस करते हैं, ये पठारी क्षेत्र भी यहाँ पर इसमें शामिल किए जाते हैं। इसकी ऊंचाई लगभग 1200 मीटर मानी गई है और यहाँ पर भी नदियों का यहाँ पे जो ये क्षेत्र है इसमें वैसे नदियों के द्वारा कटाई फटाई का काम कम हुआ है, परंतु फिर भी ये क्षेत्र जो है वो इस प्रकार की अवस्था में है। उसके बाद हम बात करेंगे चौथा उच्चावच का जो क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं उत्तर की निचली भूमि, उसकी हम यहाँ पर बात करेंगे कि साइबेरिया प्रदेश का जो विस्तृत क्षेत्र है उसमें
उत्तर की निचली भूमि एक ट्रायंगुलर शेप के एक मैदान के रूप में फैली हुई है और इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में यूराल पर्वत, दक्षिण और पूर्व में मध्यवर्ती पर्वत क्रम जो ये निकलता है अपने पामीर की गांठ से, वो फैला हुआ है। संरचना के आधार पर एक ये निचला मैदान है और उसकी जो प्रमुख नदियां हैं उसमें ओब, येनिसी, लीना का नाम हम पहले देख चुके हैं। ये जो बड़ा मैदान है इसमें पड़ने वाले अनेक मोड़ों का सामना इनको करना पड़ता है। इस मैदान का ढाल उत्तर की ओर है, आर्कटिक सागर है उत्तर की ओर, उधर ही इसका विस्तार है, इसका ढाल है। ये ढाल बहुत मंद होने के कारण क्या है कि नदियों का पानी फैल जाता है और उत्तरी भाग में जल भर जाता है और उसका क्या रिजल्ट रहता है कि दलदलीय भागों की रचना होती है। इस मैदान में नदी के जो मुहाने और निचले भाग हैं ये इसमें बर्फ़ जम जाती है क्योंकि ये काफ़ी उत्तरी अक्षांशों में स्थित है और उससे क्या होता है कि नदी का अपवाह या नदी का जो फ्लो है वो रुक जाता है, तो ये पानी और भी ज़्यादा फैल जाता है और इसी का रिज़ल्ट है कि इस क्षेत्र में दलदल की स्थिति आ जाती है। इस क्षेत्र की नदियों का कोई व्यापारिक महत्व नहीं है, यहाँ पे उस प्रकार की बहुत कोई घटनाएं यहाँ पे कार्य होते नहीं हैं। और हम अगर उत्तरी निचली भूमि की बात करें तो हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला साइबेरिया का मैदान, दूसरा मध्य साइबेरिया का मैदान और तीसरा तुर्किस्तान का मैदान। तो ये जो मैदान है वहाँ पर ये इस प्रकार से जो क्षेत्र पाया जाता है। आर्थिक उपयोगिता का आधार देखें तो उसका बहुत ज़्यादा आर्थिक उपयोगिता उसकी है नहीं। अब हम आते हैं एशिया का जो उच्चावच का अंतिम क्रम है जिसे हम कहते हैं द्वीप समूह या मालाएं, उनकी हम बात करते हैं। अगर आप एशिया का मैप देखेंगे तो पूरब और दक्षिण पूर्व की ओर आपको छोटे छोटे द्वीप समूह एक पंक्ति में एक चाँप की भांति फैले हुए हैं और ये सारे जो द्वीप हैं ये प्रशांत महासागर, हिंद महासागर में स्थित हैं। प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या ज़्यादा है और ये सभी पहाड़ी के रूप में हैं और इनका निर्माण तृतीय कल्प की नवीन जो मोड़दार पर्वत, फोल्डेड माउंटेन्स बने थे, उनके द्वारा इनका निर्माण हुआ है और इन द्वीपों पर चट्टानों में नवीन मोड़दार चट्टानें ही मिलती है। और जोग्राफर्स के अनुसार ये नवीन मोड़दार पर्वत श्रेणी जो है ये समुद्र में डूबी हुई है। इसके कई भाग समुद्र में भी डूबे हुए हैं और कुछ भाग जो उठे हुए हैं वो हमारे सामने हैं। और इन द्वीपों में पूर्वी और पश्चिमी समुद्र तट पर एक सकड़ी मैदानी पट्टी मिलती है। इन द्वीपों की विशेषता ये है कि यहाँ पर ज्वालामुखी पर्वतों की अधिकता है। अनेक ज्वालामुखी पर्वत अभी भी जागृत अवस्था में हैं, अभी भी उनमें एक्टिव वॉल्केनोज़ हैं। इस द्वीप समूह के प्रमुख द्वीप में क्यूराइल, होक्काइडो, हॉन्शू, क्यूशू, ये जो जापान का क्षेत्र है, शिकोकू, फिर नीचे आएंगे ताइवान, लुजोन, मिंडनाओ, समार, नेग्रोस, पलाबस, सिलेबस, क्लीमोंट, जावा, मदुरा, इरियन, सिंगापुर आदि हैं। ये आप उत्तर से दक्षिण की तरफ हमने इनके नाम बताए हैं। तो ये इस प्रकार से विशाल पर्वत श्रृंखलाएँ द्वीप श्रृंखलाएँ यहाँ पर पाई जाती है। तो ये हमने एशिया के उच्चावच के बारे में पढ़ा। हमने उसको मोटे तौर पर 5 हिस्सों में बांटा और हर हिस्से का हमने गहन अध्ययन कर लिया है। अब हमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखने हैं। हमें इससे रिलेटेड आपको एक असाइनमेंट भी देंगे, वो असाइनमेंट आपको करना है और ये सारी चीज़ें आप साथ के साथ अगर प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये सारे जो भूभाग हैं, ये जो टॉपिक्स हमने किए हैं, इस पर डेफिनेटली एग्ज़ाम में प्रश्न आएगा। इसलिए हमारे लिए बेहतर क्या है कि हम इसको अच्छे से अभी से ही प्रिपेयर कर लें। अगर हम एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चंस की बात देखें तो किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। कुछ तो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं जिसमें ये वो प्रश्न कर लेते हैं कि पामीर के संगम स्तर पर निम्न में से किस देश की सीमा नहीं मिलती है। दजला फरात का मैदान किस देश में है। साइबेरिया के मैदान का ढाल कैसा है। निम्न में से कौन सा समूह चीन में नहीं है। त्यान शान कराकोरम क्यूनलून
इनका किस देश में विस्तार है, हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के कौन से नाम इसमें से बताइए। तो इस तरह से वन वर्ड, ऑब्जेक्टिव टाइप, मैप, सभी में इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम ऐसे टाइप क्वेश्चन या बड़े प्रश्न की बात करें तो इसमें एशिया के पर्वत मालाओं का विवरण मान लेते हैं, पठारों का विवरण मान लेते हैं, मैदानों के लिए बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ कभी कभी संपूर्ण जो हमारा उच्चावच है इसके ऊपर भी एक विशाल प्रश्न, बड़ा प्रश्न, जो से हम निबंधात्मक प्रश्न कहते हैं, वो आ जाता है। तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसके देखिए, आपको इसका मैप देखना है, और साथ ही साथ हमें इसमें अच्छे तरह से इसका निबंधात्मक प्रश्न के रूप में भी इसे प्रिपेयर करना है। तो एक तरह से आज हमारा ये पहला जो टॉपिक था वो हमारा टॉपिक आज ख़त्म हो गया है। और अब अगले टॉपिक में हम लोग अपवाह तंत्र, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति, इसके अतिरिक्त हम इसके सारे आर्थिक पक्षों का अध्ययन भी डिटेल में करेंगे। पर साथ में मैं आपको कुछ असाइनमेंट्स भी दूंगी। आपकी ड्यूटी है कि आप इन असाइनमेंट्स को करें, और इसके जो इतने भी PDF आपको दिए जाते हैं आप उनका प्रिंट आउट निकाल के रखिए। उससे क्या सहूलियत होगी कि आपके पास जो मैटर है वो तैयार हो जाएगा। अदरवाइज़ आप ये एक बात ध्यान रखिए कि पासबुक से बिल्कुल नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका जो मैटर होता है वो आपको पास तो करा देता है, परंतु आप अच्छे नंबर नहीं ले सकते हैं। इसलिए आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो आप इन सभी चीज़ों का अध्ययन पुस्तक में से कीजिए, इन लेक्चर्स को सुनिए, PDF जो दिए जाते हैं उसमें से कीजिए, और साथ ही साथ आप अपने नोट्स भी प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू।